जय श्री राम मित्रों। स्वागत है आपका कॉमन सेंस दृष्टि में। आज हम आपको एक ऐसे देश के हालात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो मात्र 78 वर्ष पहले ही अस्तित्व में आया है। शुरू में तो ये बहुत ही शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था, परंतु आज उसकी स्थिति क्या है? तो आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भिखारी के रूप में पहचाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। अब यहाँ पे एक सीधा प्रश्न है कि क्या पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र बन चुका है? यानी वो एक माने उसके राष्ट्र की जो संकल्पना थी वो क्या फेल हो चुकी है? तो सबसे पहले हम उसके आर्थिक संकट की कहानी पर बात करेंगे, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश हो, अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो वह राष्ट्र है ही नहीं, या उसके राष्ट्र होने की संभावनाएं लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाती हैं। तो पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कई बार सिर्फ ऐसे स्थिति में पहुंच जाता है कि कुछ हफ्ते का ही उसके पास आयात करने के लिए वो बचा रहता है। महंगाई दर की स्थिति वहाँ ये है कि 30% से भी ऊपर वहाँ महंगाई दर है। पेट्रोल के अलावा फिर डॉलर का संकट है, खाद्य वस्तुओं की कमी है, आम जनता को तबाह कर रही है इस समय वहाँ पे जो महंगाई की स्थिति है। और पाकिस्तानी रुपया जो है वो अपने ऐतिहासिक गिरावट पर है। वहाँ लोग मतलब खाने की चीज़ें भी प्राप्त करने के लिए, अपने दैनिक जीवन को बिताने के लिए जो सामान्य वस्तुएं खरीदी जाती हैं उनकी भी स्थिति ऐसी है कि एक आम आदमी जो है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो खाए कि किराया दे कि क्या करे। मतलब उसके लिए आर्थिक रूप से बहुत ही बड़ा एक संकट जो उत्पन्न हो चुका है। अब जो पाकिस्तान है उसकी पूरी निर्भरता किस पर है? तो आज के डेट में आईएमएफ पे। अब 23 बार आईएमएफ का वो दरवाजा खटखटा चुका है और हर बार उसके अंदर उसके जो आईएमएफ पैसा देता है उसके लिए अलग अलग तरह की शर्तें लगाते हैं, और ये सारा शर्त जो है पूरा करने के लिए टैक्स में वहाँ की वृद्धि करनी पड़ती है। सब्सिडी दी जाती है उसको घटाने की आवश्यकता पड़ती है। बिजली का महंगा करना पड़ता है। बहुत सी सेवाओं को महंगा करना पड़ता है जो सामान्य रूप से वहाँ के नागरिकों को पहले मिल जाया करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आर्थिक रूप से उस देश की क्या स्थिति है। अब राजनीति और स्थिरता, जो राजनीतिक अस्थिरता और जो सेना का हस्तक्षेप है, हम उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और वर्तमान में कहने को तो वहाँ एक सरकार है, शहबाज शरीफ, जिसका प्रधानमंत्री है उस सरकार का, परंतु ये देखा गया है कि वो सरकार सेना की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती है। उसका पूरा संचालन एक तरह से कहिए कि सेना की मर्जी से ही होता है। वहाँ प्रधानमंत्री को कोई भी निर्णय लेना हो तो उसके लिए पहले उसको आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी की ओर देखना पड़ता है। यानी बिना हेडक्वार्टर आर्मी के वो कुछ भी करने के स्थिति में नहीं है। वहाँ की देश की जो नीतियां हैं वो आप ऐसे मान करके चलिए कि संसद नहीं बनाती है, बल्कि सेना का मुख्यालय ही तय करता है कि देश की नीतियां क्या होंगी। अच्छा, वहाँ की सेना भी एक अजीब तरह की सेना है। वो सेना जो है खुद लड़ाई नहीं लड़ती है, बल्कि उसने आतंकी पाल रखे हैं। यानी कि उनको लड़ने की तो सारी ट्रेनिंग दी जाती है, परंतु वर्दी नहीं दी जाती है। तो ये चीज वो दशकों से कर रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से वो तब से कर रहे हैं जब से कि भारत ने 1971 में उनको जब युद्ध में हराया और उनके लगभग 98,000 सैनिकों को एक साथ समर्पण करना पड़ा। तो वहाँ के सेना में एक भय बैठ गया कि हम कोई बहुत बड़ा अभियान नहीं चला सकते, और उसके बाद से आप मान करके चल सकते हैं कि उन्होंने एक अपना बटालियन, आतंकी बटालियन भी बना लिया। उसके माध्यम से वो भारत, अफगानिस्तान और अन्य देशों में के विरुद्ध जो है कुछ कुछ अपना गतिविधियां करते रहते हैं। कभी अमेरिका के सहयोग से, कभी अमेरिका के विरुद्ध, या मतलब उनका बहुत नेटवर्क, अजीब तरह का नेटवर्क है। अब इसी में से ये जो आतंकी समूह हैं कई बार स्वतंत्र हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान के विरुद्ध ही कार्य करने लगते हैं। जैसे वहाँ टीटीपी, जिसको बोलते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो एक तालिबान का ही एक छोटा सा स्वरूप है जो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान ने एक समय उसको जो है बनाया था। पाकिस्तान की एक एजेंसी है आईएसआई, जिसका यही काम है। ये उल्टे सीधे यही सब काम करते हैं। वो सीधे हमला करने के लिए कभी भी सक्षम नहीं होते। वो हमेशा छुप करके आतंकी के वेश में कहीं भी किसी भी देश में जा करके निहत्थे लोगों को मार देना, बम फोड़ देना, असावधान सैनिकों को मार देना, इस तरह की वो गतिविधियां, षड्यंत्रकारी गतिविधियां करते हैं। वो ना युद्ध कारी वहाँ की सेना नहीं है। आप कहिए कि वहाँ की सेना एक तरह से षड्यंत्रकारी है।
अब उसके कारण क्या हो रहा है, पाकिस्तान की भी स्थिति जो आंतरिक है कि वहाँ के आपस में ही वो उनके इतने टकराव हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे वहाँ बलूचिस्तान प्रांत है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये अलगाववाद से बुरी तरह से प्रभावित है। बलूचिस्तान ने तो यहाँ तक कि अपने को अलग देश घोषित ही कर दिया है, वहाँ के जो नेताओं ने, भले उसको अभी मान्यता न मिली हो सकता है भविष्य में मान्यता मिल जाए। सिंध है, सिंध की तो ये स्थिति है कि अभी वहाँ के गृह मंत्री का जो है सिंध के लोगों ने घर ही फूंक दिया, क्योंकि वो सिंध के जो वहाँ के जो पंजाब का जो प्रांत है, तो सिंध के पानी को पंजाब की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं इसके नाराजगी से। अच्छा, भारत ने भी इस समय जल ट्रीटी को कैंसिल करके सिंधु जल समझौते को और पानी रोक दिया है, तो उसके वजह से भी लोगों के अंदर पानी को लेकर के एक असुरक्षा की भावना है। अब सेना द्वारा मानवाधिकारों की उल्लंघन की खबरें आपको हमेशा आपको मिलती रहती हैं, भले उसको मेन मीडिया न दिखाता हो, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज़ छिपी नहीं रहती है। यहाँ तक कि वो 3-3 महीने के बच्चों को भी मार देते हैं, माने इस तरह का उनके सेना का चरित्र है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेना है और जो सेना का आतंक है, और इसके वजह से जो राजनीतिक स्थिरता वो बनी है वो बनी ही रहेगी, मतलब उसको समाप्त होने का कुछ तो उपाय अभी दिख नहीं रहा है, यानी कोई उसका कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही है जिसको सकारात्मक हम कह सकें। फिर ये जो संस्थाओं का पतन और जो जवाबदेही का अभाव है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सेना का तो आप मान लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक न्यायपालिका है जिसकी स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है, वो सेना के प्रभाव में ही चलती है, नहीं सेना जैसा चाहती है उसी तरह मुख्य मुख्य निर्णय वो करती है। अब सेना बोलेगी कि पूर्व प्रधानमंत्री जो इमरान खान है उसको जेल में डाल देना है, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। मतलब वहां पे कोई नियम कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वहां जैसा चाहे वैसा न्यायपालिका से आप अपने लिए आदेश सेना निकलवा लेती है। मीडिया वहां पूरी तरह से एक नियंत्रण में है। पत्रकारों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर पाए। अगर वो सेना का वहां की सेना भले हार गई हो, वो युद्ध में पिट गई हो, लेकिन उनकी तारीफ करना आवश्यक है। वो अगर सवाल पूछते हैं तो फिर उनको पत्रकारिता करना महंगा भी पड़ सकता है, उनको जेल में जाना पड़ सकता है, उनका निर्वासन किया जा सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो आलोचना अगर आप वहां पे सेना के कर देते हैं तो आपको जो है अपने प्रति दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अब जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसको कोई पूछ नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल उसको जो षड्यंत्रकारी दुनिया के देश हैं उनको छोड़ करके जो उसके सहयोगी देश हैं, जैसे सऊदी अरब उसका एक समय बहुत बड़ा सहयोगी था। मतलब कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तान को ये चिंता हुई कि भाई हम भारत से तो अलग हो रहे हैं, लेकिन अब इसको हम इतने बड़े देश को कैसे चलाएंगे। तो सऊदी अरब ने उसको बोला कि ठीक है, तुमको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, तुमको अपनी राजधानी का नाम इस्लामाबाद रखना पड़ेगा। तो सऊदी अरब ने उस समय उसका मदद किया, लेकिन आज के डेट में सऊदी अरब भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। ऐसे यूएई है, ये इसके परंपरागत सहयोगी, इन सब ने अपना हाथ खींच लिया है। अब जो चीन उसका इस समय परम मित्र है, उसकी भी स्थिति यह है कि सीपीईसी जो प्रोजेक्ट है, जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, उसकी भी रफ्तार धीमी पड़ गई, क्योंकि चीन को भी अपनी फंडिंग के फंसने का डर है, जो कि वो निकलेगा कि नहीं, इतनी बड़ी मैं फंडिंग लगा रहा हूँ, इसलिए अस्थिरता उसका एक मुख्य कारण है। तो चीन भी उसमें अब हिचकिचा रहा है। अच्छा, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लंबे समय से तक पाकिस्तान के रहने के कारण इसकी जो वैश्विक आर्थिक छवि है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है वो भी अब बची नहीं है, एक तरह से आप ये मान सकते हैं। अच्छा, रक्षा खर्च और भारत से टकराव का बोझ इसके पास अलग से है। अब भारत से शत्रुता के आधार पर यह राष्ट्र बना है, तो अगर भारत से शत्रुता छोड़ देगा तो करेगा क्या, यानी उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो और वो शत्रुता भी किस कारण से, वो इस्लाम के आधार पे है कि हम मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं या हिंदू देश है, तो इससे हमको नफरत करना है वहाँ पर जब तक कि हिंदुओं को हम नष्ट न कर दें। तो इस प्रकार की कल्पना के आधार पर यह राष्ट्र बना है, तो शत्रुता रखता है। अब इस शत्रुता को रखने के कारण उसको अब बड़े पैमाने पर अपना रक्षा बजट बनाना पड़ता है। अब जो रक्षा बजट में वो खर्च करता है वही अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचों पर करता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि सबसे पहले उसको अपने राष्ट्र का जो अस्तित्व है, भले ही वो जो एक स्वाभाविक अस्तित्व हो समाप्त हो गया, वो ऊपरी अस्तित्व ही उसका केवल बचा हुआ है, तो उसको भी बचाना आवश्यक है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के अगर डेट में देखा जाए तो पाकिस्तान आज सभी मोर्चों पर विफल हो रहा है, विशेष करके आर्थिक मोर्चे पर। आर्थिक मोर्चे पर उसको कर्ज, महंगाई और विदेशी निर्भरता ने ऐसा बना दिया है कि अब वह राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान धीरे धीरे खोने की स्थिति में आ चुका है। फिर राजनीतिक मोर्चे पर देखिए तो जो वहाँ स्वतंत्र राजनीति होनी चाहिए वह नहीं है। वहाँ सेना का हस्तक्षेप पर्याप्त है, वहाँ की सरकारें अस्थिर हैं, लोकतंत्र का अभाव है। आप सोचिए, इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत के हमले के बाद जो अभी ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, उसमें हमला किया, उसमें वहाँ की सेना बुरी तरह पिट गई, लेकिन उसके बाद भी वहाँ के सेनाध्यक्ष को मंत्रिमंडल ने फील्ड मार्शल के रूप में प्रमोट कर दिया। यानी हारी हुई सेना के सेनाध्यक्ष का प्रमोशन दुनिया में कहाँ हो सकता है? वो पाकिस्तान में हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वह राजनीतिक रूप से पूरी तरह से असफल राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी आप देखेंगे तो आतंकवाद, अलगाववाद और संस्थाओं पर पूरी तरह से सेना या गलत लोगों का नियंत्रण वहाँ की स्थिति है। वो उन लोगों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि हमको लूट करके, छीन करके, झूठ बोल करके, दूसरे से शत्रुता करके ही हमारी संस्कृति और सभ्यता स्थिर रह सकती है। यानी वही एक तरह से अपसंस्कृति को उन्होंने संस्कृति मान लिया और वो चीज उनके समाज के में दिखाई देती है। तो अगर कहा जाए तो वास्तव में पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है या उसकी ओर बढ़ रहा है, यह भी कह सकते हैं। अब ऐसा लगता तो नहीं है कि वह संभलेगा, फिर भी आने वाले समय में क्या होगा इस चीज पर निर्भर करेगा कि भारत की किस प्रकार की रणनीति रहती है और अंतर्राष्ट्रीय जगत, विशेष करके जो चीन जैसे शक्तिशाली और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हैं, वो भारत के विरुद्ध इस पाकिस्तान का कैसे प्रयोग करते हैं। और यही यानी पाकिस्तान आने वाले समय में कई टुकड़ों में बंट जाए तो इसकी कोई अतिशयोक्ति नहीं इसमें कही जा सकती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस तरह के वीडियो हमसे चाहते हैं। इसी के साथ सभी को वंदे मातरम।